अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। वजीर आजम ने मजहबी तंजीम के मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद हुकूमत ने मुजाहिरीन के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है। आज वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान को मजहबी तंजीम से होने वाली बातचीत और मामले पर पेशरफ से मुताल्लिक आगाह किया गया, जिसके बाद काबीना इजलास में होने वाले फैसलों से मुताल्लिक आगाह करते हुए वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत एक अहम इजलास हुआ जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल थी और मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP को एक अस्करियत पसंद तंजीम के तौर पर लिया जाएगा। हतमी फैसला लिया गया है कि किसी भी सूरत में रियासत की रेड कोड चैलेंज करने वाले अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान ने अलकायदा जैसी दहशतगर्द तंजीम को शिकस्त दी है। पहले भी रियासत को कमज़ोर समझने की गलती की, इन्हें बाद में एहसास हुआ। फवाद चौधरी ने TLP का हवाला देकर कहा कि इस तंजीम की कोई हैसियत नहीं है, इनके पास दहशतगर्द तंजीमों की तरह हथियार भी नहीं है, इसलिए किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं कि वो रियासत को ब्लैकमेल करे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक TLP के साथ झड़प 3 पुलिस एहलकार शहीद और 49 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। मजहबी तंजीम के साथ 27 क्लाशनकोफ बरदार लोग मौजूद हैं, इसके लिए कोई गैर कानूनी एहतजाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस हवाले से वो मीडिया से बात कर रहे थे, वो क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने भी रखता है। कि अगर आप मेरा आइडिया नहीं मानेंगे तो मैं आप पे बंदूक लेके चढ़ दौड़ूंगा, ये तो नहीं हो सकता। आज की काबीना की मीटिंग में एक बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की रियासत ने अलकायदा जैसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को शिकस्त दी है। कोई रियासत पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती ना करे। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं है, ना आप बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में आप उस तरह के आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास चीजें नहीं है, ना ही आप ये समझें कि आप रियासत को ब्लैकमेल कर सकें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। पिछली दफा 6 पुलिस वाले शहीद किए गए और 700 से ज्यादा पुलिस वाले जो हैं वो जख्मी हुए। अब 3 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं 2 दिनों में, 49 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। कालदम तहरीक लब्बैक है, इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। इनको हम कतई तौर के ऊपर अब एक सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे। हुकूमत ने मजहबी जमात के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कर लिया और वो कह रहे हैं कि हम इसको सियासी जमात के तौर पर ट्रीट नहीं करेंगे, एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाली जमात के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा, अस्करियत पसंद गिरोह के तौर पर इसको ट्रीट किया जाएगा। ये फैसला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब शहर इक़्तिदार हो या गुजरावाला, रावलपिंडी हो या GT रोड, चारों मकामात के शहरी इस वक्त दोहरी अजियत का शिकार है। बीमारों को अस्पताल पहुंचाने के लिए राह मिल रही है और ना ही बच्चों को स्कूल से घर वापसी के लिए रास्ता दिखाई दे रहा है। सामान से भरी गाड़ियां मंजिल पर पहुंचने की मुंतजिर है, मगर बंद रास्ते उनका मुंह चढ़ा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर कंफ्यूजन, तजब्जुब और हिकमत अमली के फुकदान के बायस निज़ाम को मफलूज किया है। GT रोड पर खंदकें खोद कर लाठी चार्ज और शेलिंग के बावजूद मजहबी जमात के कारकुनान को रोका नहीं जा सका। ये अभी तक का मामला है कि जब हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया था, लेकिन इस ताखीर से क्या हुआ है वो सबके सामने। 8 रोज में 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, दर्जनों जवान जख्मी हैं, मगर हुकूमत महज दावों की हद तक महदूद रही है। आज वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन से निपटने के लिए 60 रोज के लिए पंजाब में रेंजर्स तलब कर ली है। एक नई स्ट्रैटेजी जो सामने आई है वो इंटीरियर मिनिस्टर बता रहे थे, वो भी आपके सामने रखता है। की हालत में समझता हूँ कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। सादोकी में इन्होंने क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस नती थी, उनके पास लाठियां थी। ये मेरे फराइज में शामिल है कि मैं कौमी सलामती और लोगों की जानो माल की हिफाजत के लिए आर्टिकल 147 के तहत पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूँ। सेक्शन 5 और एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 नेशनल, ये जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है सेक्शन 5 का, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1995 का भी 60 दिन के लिए पंजाब हुकूमत को इख्तियार देता हूँ। वज़ीर दाखिला ने 60 रोज के लिए पंजाब में रेंजर्स तलब करने का फैसला किया और इस हवाले से एंटी टेररिस्ट एक्ट से मुताल्लिक भी पंजाब हुकूमत को कहा जाएगा। कैबिनेट से इसकी मंजूरी के बाद यह भी नाफिजुल अमल हो जाएगा। एक मजहबी तंजीम सड़कों पर है, ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे कबल भी शहरी इसी अजियत से गुजर चुके हैं। अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2021 4 बरस में 6ठी बार मजहबी जमात सड़कों पर है, मगर ताहाल हुकूमत इसे कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। आज से कबल भी हुकूमत की जानिब से ऐसे ही दावे किए जाते रहे हैं। इससे पहले अप्रैल में जिस वक्त ये जमात सड़कों पर आई, हुकूमत ने एक एक्शन लिया। उस वक्त शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर क्या कह रहे थे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। ऑप्शन का नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा। वज़रा ने
कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी, फैसले अदालतों में होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। कौमी असम्बली में ये कोई करारदाद नहीं आती है जी। ये कौम को डिफरेंट तरीके से मुश्तइल करके इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। मुख्तलिफ औकात में इंटीरियर मिनिस्टर के मुख्तलिफ बयानात सामने आए हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के बयानात में गैर यकीनी है, कन्फ्यूजन है और मिसमैनेजमेंट भी है। गुज़श्ता 8 रोज से मजहबी जमात के धरने को जिस अंदाज में डील किया गया है, इसमें हुकूमत की नाकामी भी वाज़ेह हो रही है। वजीर दाखिला यूएई का दौरा मुलतवी करके मुल्क वापस आए, मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात किए और दावा किया कि मंगल तक मामलात को हल कर लिया जाएगा, मगर मंगल को भी मुज़ाकरात का दौर नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। इस वक्त जीटी रोड पर जंग का समा है, जबकि जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद को भी मफलूज करके रख दिया गया है। दोनों शहरों की आम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है, जबकि कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। सवाल यह है कि क्या वफाकी हुकूमत मजहबी जमात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज करने वाली है, जो कि फैसला कर चुकी है कि तमाम इदारे मिलकर ऑपरेशन करेंगे। मजहबी जमात को सियासी की बजाय दहशतगर्द तंजीम के तौर पर डील करने के क्या नुकसानात होंगे। मजहबी जमात के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए क्यों, मजहबी जमात को मैनेज करने की बजाय शहरों को बंद क्यों किया जा रहा है, वजीर दाखिला के दावों और ऐलानात में तजादात की वजह आखिर क्या है। मजहबी जमात अगर कलअदम है तो मुज़ाकरात क्यों किए गए, हुकूमत के पास एहतजाज रोकने का हतमी रास्ता क्या है, क्या एहतजाज रोकने के लिए मजीद ताकत का इस्तेमाल होगा, जो कि दिखाई दे रहा है कि मजीद ताकत होगी, क्या मुज़ाकरात का दौर दोबारा शुरू किया जाएगा। अब मुज़ाकरात के दरवाजे तो बंद हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के काबीना के अंदर इस अटल फैसले के बाद अगर जमात कलअदम है तो इसे सियासी अमल का हिस्सा कैसे बनाया गया, यकीनन इस पर भी नजरसानी होनी चाहिए। और आज इंटीरियर मिनिस्टर अपनी गुफ्तगू के अंदर कह रहे थे कि तमाम इदारों को सोचना चाहिए, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि जिस वक्त अप्रैल में वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो इस जमात की डेजोल्यूशन से मुताल्लिक उन्होंने बड़ा अटल फैसला किया था कि इसकी डेजोल्यूशन के लिए हम कोर्ट में मूव करेंगे, लेकिन फिर यही जमात नजरसानी की दरखास्त देती है, हुकूमत उस दरखास्त को एक्सेप्ट करती है और कोर्ट में मूव नहीं किया जाता। तो यहाँ पर हुकूमत की गलती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके बाद वो सियासी अमल का हिस्सा भी रहते हैं। अब होने क्या जा रहा है और हुकूमत जो फैसले एट दिस पॉइंट इन टाइम ले रही है कितने जानदार है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जीटी रोड गुज़श्ता 6 रोज से बंद है, फूड सप्लाई लाइन्स शदीद मुतासिर हैं, लोग अजियत से दो चार है, वफाकी दारुल हुकूमत पे कंटेनर्स लगे हैं, खंदकें खोद दी गई हैं, जो कुछ हो रहा है हुकूमत अभी तक अपने इन स्टेटमेंट से पहले इन स्टेट ऑफ सरेंडर दिखाई दी है। क्या हम रियासत चंद अफराद चंद जत्थों से यरगबाल होती रहेगी जनरल साहब? तक आपकी जो स्टेट है वो अपने मकासद में क्लियर नहीं हो जाती कि क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हक में नहीं है और क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के हक में हैं, और किन चीज़ों को आपने इजाज़त देनी है, किन को इजाज़त नहीं देनी। तो उस वक्त तक तो ये मसाइल आप खड़े होते रहेंगे। और फिर चूंकि आपने देखा है कि ये सिर्फ एक ख़ास नुक्ता नज़र के लोग हैं, बल्कि वकला खड़े होते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, डॉक्टर खड़े होते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, जो आ जाके रह जाती है बेचारी अवाम जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। फूड सप्लाई का मसला है, उनकी ट्रैवलिंग का मसला है, किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है, किसी को और मसाइल हैं, उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। और ये हैरान कुछ चीज़ ये है कि ये एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हो गया, और हुकूमत के पास ख़ासतौर पर जो ज़िलाई लेवल पे, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर ज़िला का मसला है, अपना डिस्ट्रिक्ट सूबे का मसला है, तो उसमें उनकी स्पेशल ब्रांचेस हैं जो बहुत मालूमात रखती हैं, उनको पता होता है कि भाई क्या चीज़ कैसे डेवलप हो रही है, और हुकूमत को बर वक्त अगर इक़दाम कर लें और उसको संभाल लें तो मामला यहाँ तक बढ़ते नहीं हैं। हमारा ये मसला ये है कि आप पहले मामले को समझते नहीं हैं, जब समझने की बारी आती है तो वो वक्त गुजर चुका होता है, और फिर बाद में हम जब भी आप देखें इसके जत्थों के साथ भी मुज़ाकरात ही होते हैं, और स्टेट जब मुज़ाकरात के जरिए जत्थों की बात इनको वापस करती है तो अपना कुछ ना कुछ तो लूज करती है। तो स्टेट एवरी टाइम कम डाउन द नॉच जब ऐसे मुज़ाकरात होते हैं। तो जैसा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, देखिए ये कोई पहला एपिसोड नहीं है, बल्कि हमने सीरीज ऑफ एपिसोड्स देखे हैं। और आपको याद होगा कि अभी रीसेंट एपिसोड के अंदर जब मुज़ाकरात तो नहीं हुए, आनी हाथों से निपटने का फैसला किया गया, उसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर भी हुआ, बताया गया कि हमारे पास वो तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि इस जमात का जो है वो एक टेरर विंग है, इनका ताल्लुक दहशतगर्दी से है, इसको बैन किया गया, ये बैंड आउटफिट डिक्लेयर हुई, और फिर ये कहा गया कि डेजोल्यूशन के लिए हम कोर्ट में मूव करेंगे। लेकिन उसके फौरी बाद
बाद अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, अब जब इंटीरियर मिनिस्टर ये कहें कि इनके साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, यानी आप उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फिर ये कहिएगा सर कि ये तमाम तर सूरत हाल, ये फर्स्ट जो है वो हमारा अपना क्रिएटेड है, क्या हुकूमत ने खुद क्रिएट किया है? देखिए, फर्स्ट क्रिएट नहीं हुआ ये, बल्कि आपने अपने लिए एक डिजास्टर बना लिया है इसको। एक तरफ जब आप ये बात करते हैं कि हम ये नहीं करने देंगे, आनी हाथों से निपटेंगे, और दूसरे लम्हे आप जाके मुज़ाकरात शुरू कर देते हैं, तो फिर तो इसमें आपस में रब्त ही नहीं है। जो बात करी, जो मैंने पहले बात की थी कि स्टेट को एक दफा ये फैसला करना है। जब आपने टेररिज्म के खिलाफ जाना था, आप स्टेट ने एक फैसला कर लिया, ऐसी तमाम आउटफिट्स को खत्म किया जाएगा, और सवात से शुरू होकर नॉर्थ वजीरिस्तान तक आपने काम किया। आज भी ऑपरेशन ज़िद्दुल फसाद चल रहा है इसमें, तो स्टेट इसके बारे में फैसला स्टेट को करना पड़ेगा, और हमारी तमाम सियासी क़ुव्वतों को ये समझना पड़ेगा कि अगर आज वो सिर्फ इसलिए ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, देखिए नामूस रिसालत पर तो कोई समझौता हो सकता ही नहीं है। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस किस्म की कोई चीज़ बर्दाश्त कर सकता हो, लेकिन इसकी कनोटेशन जो है जिसको हम लेके चल रहे हैं, क्या पाकिस्तान में इसके किसी ने खिलाफ बात की है? अगर पाकिस्तान ने खिलाफ बात की है तो एहतजाज का बड़ा जायज़ बनता है। जहाँ तक फ्रांस या किसी और ने बात की हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर कह चुके हैं कि इस्लामोफोबिया बहुत ज्यादा है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां हो रही हैं और दुनिया इस पर खामोश है। क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम हॉलोकॉस्ट के बारे में बात करें दुनिया कैसे लगेगा इस चीज़ पर। तो गवर्नमेंट लेवल पे, कम से कम प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो बात हो रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट की मशीनरी है जिसको इफेक्टिव होना चाहिए, और वो इफेक्टिव तभी होती है कि इन चीज़ों का बर वक्त इसके बारे में आप जैसा इस्लामोफोबिया कैंपेन से मुतालिक आपने बात की है, तो जब हमको रिलीजियस ग्रुप्स की अपीजमेंट होगी, जब उनके साथ बैठेंगे, आप उनको अपीज करेंगे, तो फिर जो इस्लामोफोबिया कैंपेन है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, वो कितनी मुतासिर होती है सर इससे इंटरनेशनल लेवल पर जो वो कर रहा है? जी देखिए, वो तो बात आपसे, आप उनको आपसे क्या बात करेंगे जी? आप खुद तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क के अंदर ही मसला खड़ा हुआ। पहले अपना मसला तो हल करें आप। हुकूमत की पोजीशन तो बहुत वीक हो जाती है, इसलिए मैंने आपसे कहा ना कि जो मकासद बगैर क्लियर ना हो स्टेट के सामने, और स्टेट उन मकासद के हसूल के लिए से इक़दाम नहीं कर रही, बल्कि कहीं कहीं आप बिल्कुल उसको उलट जाना शुरू हो जाएंगे, तो जो हालात हैं वो आपके सामने। जरा साहब ये कहिएगा कि व्हाट नीड्स टू बी डन एक्चुअली। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी सुबकी तो हो रही है। हमने गुज़श्ता साल 2020 में जो मुआहदा किया, उस वायदे से उसके बाद हमने रूगर्दानी की। जब वायदा हमने कर लिया तो उसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी ऑब्वियसली एक प्रेशर हम पर आया, इकोनॉमिक प्रेशर की सूरत में आता है, लेकिन हमने फिर उसके बाद जब ये रियलाइज़ किया कि ये हमसे गलत हो गया है, फिर उसके बाद हमने उससे रूगर्दानी की। फिर हमने मौका दिया कि इस तरह की इंसर्जेंसी हो, फिर कोई टेरर ग्रुप काम करे, फिर लोग सड़कों पर आए, दंगा फसाद हो। तो ये कहिएगा कि व्हाट एक्चुअली नीड्स टू बी डन एट दिस पॉइंट इन टाइम सर? देखिए, अब तो ये आपके गले पड़ गया है मसला ये। अब इसको आपने दो तरीके हैं इसके, एक तो इमीडिएट है, इसको हैंडल करना है ताकि ये डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन और इससे आगे बात ना बढ़े और ये लोग अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। दूसरा, इन लोगों में बहुत से लोग बड़े सिंसियरली ये बिलीव करते हैं जो बात कर रहे हैं। आपको उन लोगों से, और जो इसके अंदर जो किस तरह हमारे वज़ीर दाखिला ने कहा है कि टेररिस्ट ग्रुप इनके अंदर और ये पाकिस्तान में अफरा तफरी और बदमनी फैलाना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने, उसे डील करने के लिए हुकूमत को अपनी बड़ी पॉलिसी वज़ा करने के पीछे जाना चाहिए। जो इनकी लीडरशिप सिंसियरली ये बात करना चाहती है, उससे बैठ के बात करेंगे आप लोगों से, उनको ये समझाने की कोशिश है। ये उलमाए कराम भी जो है हमारे बैठे हुए, हुकूमत ने बैठे उनको समझाने की कोशिश है कि नामूस रिसालत पर हम कोई समझौता तो कर रहा है, हो ही नहीं रहा, किसी बात किसी जगह पर नहीं हो रहा। अब अगर फ्रांस में कोई बात हो रही है तो फ्रांस वालों से बात तो हम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तो हम मुहिम चला रहे हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं आप लोग? ये बड़ा क्लियरली आपको करना पड़ेगा। इसमें कुछ तो है, मतलब मैं तो ब्रॉडली आपको बता दिया जो मैं समझता हूँ करना चाहिए। फिर हर ग्रुप को डील करने के लिए आप ग्रुप के लीडर्स को नहीं पकड़ते, हर ग्रुप के अंदर उस लीडर्स को तक़वियत पहुंचाने के लिए कुछ छोटे छोटे जो लीडर्स हैं, जो सेकंड ईयर के हैं, थर्ड ईयर के हैं, जो लोग इकट्ठे करने वाले हैं, उन लोगों के साथ को अलग डील करना पड़ेगा। जज साहब, लास्टली ये कहिएगा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने यह कहा है कि तमाम तर मुतालबात मान लिए गए हैं, सिर्फ एक फ्रांसीसी सफ़ीर से मुतालिक जो मुतालबा है वो नहीं माना जा सकता है, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये कहिएगा कि दूसरी तरफ से पेशकदमी जारी है और उनकी मंजिल जो है वो भी फैज़ाबाद है, वहाँ पर पड़ाव डालेंगे। तो ये कहिएगा कि फिर ये मामला इस वक्त कैसे सेटल होता हुआ दिखाई देता है? क्या अल्टीमेटली रियासत को जो है वो एक्शन करना पड़ेगा जो अभी जिससे गुरेज किया जा रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि स्टेज पर रियासत को एक्शन करना पड़ेगा, मैं ये समझता हूँ।
जहां तक फ्रांसीसी सफीर का ताल्लुक है, एक सफीर तो यहाँ पे है ही नहीं फ्रांस का। ये दूसरा, फ्रांस के ताल्लुकात पाकिस्तान के वैसे भी इतने अच्छे नहीं है, लेकिन असेंबली में इस बात को डिस्कस करें। और ये तो मेरा ख्याल है TLP भी इस बात पे एग्री कर गई थी कि असेंबली में डिस्कस करें इसको। जब आपने वादा कर लिया, उनके साथ एग्रीमेंट किया है, और असेंबली में आप उसको डिस्कस करके जिस तरफ जाना चाहे लेके चले जाए। वहां पे हमें ये सेपरेट करना पड़ेगा असेंबली में कि इस पे सियासत ना करें, हुकूमत मुखालिफ या हुकूमत के फेवर में सियासत ना करें। इसको प्योरली एक कौमी मसले के तौर पर देखकर बड़े वाज़ेह असेंबली से पैगाम जाना चाहिए कि ये चीजें नाकाबिल कबूल है कि डंडे के जोर पर आप अपनी रियासत को एक असीर बनाकर नहीं रख सकते। तो जैसा इख्तिताम में ये बता दीजिएगा कि फ्रांसी सफीर आपने कहा मुल्क में नहीं है, इस हवाले से बहुत बातें हो रही है। फ्रांसीसी सफीर का है और फ्रांस के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे ताल्लुकात कहाँ खड़े हुए? फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत लो एब पर हैं इस वक्त। और फ्रांस ने एक जो पाकिस्तान को फेटर में फंसा के रखने में फ्रांस का बड़ा मेजर रोल है। और जैसा फ्रांसीसी सफीर से मुताल्लिक, क्योंकि आप बड़े रिसोर्सफुल है, आपके पास तो मालूमात होंगी कि वो कहाँ है और उनका क्या स्टेटस है? वो मेरे ख्याल वापस बुला लिए गए थे, उसके बाद आए नहीं है फ्रांस सफीर। जो हमारे बयानात यहाँ से गए हैं, शायद वो हमें गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं है कि फ्रांस निकल जाएगा। हाँ, यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान को मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। उसमें यही वो चीजें हैं जो हमारी नेशनल असेंबली में डिस्कस हो जाएंगी, लोगों को पता चल जाएगा और आम अवाम तक की बात पहुंचेगी कि आपकी जो कलेक्टिव विजडम है पाकिस्तान की, उसका फैसला ये है कि हम ये चीज 1 2 3 4 5 चीजें करेंगे और या वो चीजें जो हम नहीं करने देंगे। That will also strengthen government's hand. बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सऊदी अरब से रकम का हुसूल क्या रुपए को मुस्तहकम कर पाएगा? सऊदी अरब ने एक पैकेज का ऐलान किया है, हमारी मईशत के लिए किस कदर मुस्बत खबर है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद है। वेलकम बैक। कशकोल तोड़ने के ख्वाब, दिलासों और उम्मीदों से शुरू होने वाला सफर आलमी इदारों से मुज़ाकरात की कामयाबी और दोस्त ममालिक से डॉलर्स मिलने की खुशखबरियों तक जा पहुंचा है। हुकूमत की जानिब से कौम को एक बार फिर सऊदी अरब से डॉलर्स मिलने और मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी के मुआहदे पर मुबारकबाद दी जा रही है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ट्वीट की और ट्वीट में लिखा कि मैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान की मदद करने और मुल्क के मरकजी बैंक में 3 अरब डॉलर्स जमा कराने और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मालियत के तेल की मौखर अदायगी की सहूलत पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। अब भी जब दुनिया को बढ़ती कीमतों का सामना है, वो पाकिस्तान के साथ है। यकीनन पाकिस्तान को सऊदी अरब से डॉलर्स और मौखर अदायगी पर तेल की फराहमी एक ऐसे वक्त में इंतहाई आम है जब मुल्क में सिर्फ 4 माह के दौरान डॉलर की कीमत में 20 रुपए इजाफा हो चुका है, जबकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें भी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची हैं। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने भी किया कि इस मुआहदे से मुल्क को माशी बहरान से निकालने में मदद मिलेगी। $2 बिलियन जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए, जिसका मतलब $100 मिलियन पर मंथ मिलेगा। हमारा ख्याल था वो 150 होगा। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो $4.2 बिलियन है। इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए जो मिला है, ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। सऊदी अरब से मिलने वाला पैकेज यकीनन हैरान कुन है, क्योंकि इससे पहले हुकूमत की तरफ से इस पैकेज से मुताल्लिक या सऊदी अरब से लिए गए कर्जे से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया था। और इससे पहले भी सऊदी अरब की जानिब से जो कर्ज हुकूमत को दिया गया था वो वापस ले लिया गया था, जो हमने चीन से लेकर सऊदी अरब को अदा किया था। अब सऊदी अरब से कामयाब पैकेज मिलने के बाद सवाल पैदा होता है कि सऊदी अरब ने डॉलर्स किन शराइत पर दिए हैं। क्या सऊदी अरब का पैकेज डॉलर पर काटने में मुआविन साबित होगा? क्या तेल की बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाया जा सकेगा? सऊदी डॉलर्स स्टेट बैंक के ज़खायर को कैसे सहारा देंगे? रिजर्व्स कैसे बेहतर होंगे? क्या ये पैकेज IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी में भी मुआविन साबित होगा? आज इसी हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी बढ़ रहे हैं, ताहम उन्होंने कोई हतमी डेडलाइन इस हवाले से नहीं दी है। वो IMF से मुज़ाकरात से मुताल्लिक क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपके सामने रखता है। करीब पहुँच चुके हैं और बिल्कुल इंश्योरेंस ले लें मेरे से भी। तो बस एक आधी चीज़ है जिसके ऊपर हमारी बहस हो रही है। तो जो हम लोगों ने $500 मिलियन ले लिए थे ना, वो भुगत रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो फिजिकल वगैरह साइड जो है वो सारा कुछ तय हो गई है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक आधी चीज़ रह गई है, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इस फोरम पे वो डिस्कस करूँ, बट
अब वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि IMF से मुज़ाकरात में एक आधी चीज़ रह गई है जिस पर डेडलॉक है। $500 मिलियन जो पहले लिए गए थे मैं वो भुगत रहा हूँ। यानी एक तरफ कुछ परेशान दिखाई देते हैं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जल्द ही अच्छी खबर भी आ जाएगी। मामलात क्या है जानेंगे इस वक्त। साबिक वज़ीर ख़जाना और माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सऊदी अरब से जो ओवरऑल $4.2 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस हुआ है, इस पैकेज से हमारे एक्सचेंज रेट को बेहतर बनाने में, डॉलर के पर काटने में और फिर हमारी मईशत को ओवरऑल मस्बत समत में गामजन करने में किस हद तक मदद मिलेगी डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है कि ये अनाउंसमेंट के बाद तकरीबन आप ये नोटिस करें कि 1.3% तक इजाफा हुआ है हमारे रुपए की कदर में, और मार्केट में भी अच्छा खासा रुझान रहा। तकरीबन 600 पॉइंट इजाफा हुआ। तो बहुत अरसे के बाद जब ये खबर आई है, लोग जो बेपनाह परेशानी में मुब्तला थे, कम से कम ये तो एहसास हो रहा है कि पिछले 2 महीने से, एक वक्त ऐसा था जब हमारे रिजर्व्स $20 अरब तक पहुंच गए थे रिकॉर्ड लेवल पर, मगर पिछले 2 महीने में उनमें काफ़ी कमी आई और वो 17 साढ़े 17 अरब की रेंज में आ गए। अब वो फिर जब ये $3 अरब आएंगे तो वो वापस $20 अरब के ऊपर फिर चले जाएंगे, और इस लिहाज से हमारी जो पोजीशन है वो मुस्तहकम हो सकती है। डॉक्टर साहब, जिस वक्त में ये हमारे रिजर्व्स बेहतर हुए हैं सऊदी अरब के ताउन के साथ, ये वक्त बड़ा अहम है क्योंकि हम IMF के साथ ऑलरेडी मुज़ाकरात में हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर ने उस हवाले से कोई भी हतमी बात नहीं की। वो कहते हैं कि इस हवाले से मुस्तकबिल करीब में बातें सामने आ जाएंगी कि IMF के साथ जो है वो हमारा बुनियादी तौर पर क्या खदोखाल होंगे, फ्रेमवर्क क्या होगा और किन शराइत के तहत वो ये किस्त जारी करेगा। तो डॉक्टर साहब, आप भी क्योंकि एंगेज करते रहे हैं IMF के साथ, ये कहिएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम कहाँ डेडलॉक होगा, ये हॉल्ट क्यों हुआ है, इस हवाले से कोई हतमी बात सामने क्यों नहीं आ रही? ये बहुत अहम सवाल है, और आप ये सोचिए कि अक्टूबर की 4 तारीख से नेगोशिएशन चलते रहे और कोई फैसला आखिर हो नहीं पाया, और हमारी टीम वापस आ गई 3-4 दिन पहले। तो क्या वजह है कि प्रोग्रेस नहीं हो पाया? और दूसरी बात ये जो मैं इशारा देना चाहता हूँ वो ये है कि साल का जो बजट पेश किया गया था उसमें हमें बताया गया था कि हम कर्जे कहाँ कहाँ से लेंगे। इसमें सऊदी अरेबिया का कोई जिक्र नहीं था। तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि ये रीसेंट डेवलपमेंट है। अब इसका क्या किस चीज़ से ताल्लुक़ है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बता सकते हैं, मगर जो ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया से डिफर्ड ऑयल फैसिलिटी मिलेगी या सेफ डिपॉजिट होगा हमारे सेंट्रल बैंक। तो डॉक्टर साहब, इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझा जाए या फिर ये कोई और मामला है? देखिए, मैं दरअसल किसी को परेशान नहीं करना चाहता, मगर मैंने इशारा आपको दे दिया है कि ये नया डेवलपमेंट है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जो परेशानी है वो किसकी बढ़ेगी? चलिए ये बता दीजिए कि इस हवाले से आने वाले दिनों में हुकूमत की परेशानी में इजाफा होगा, अवाम परेशान होंगे, क्या होगा सर, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? 2 तस्वीर हम खींच सकते हैं। एक तस्वीर ये कि कुछ दिनों में IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, तो उसके नतीजे में आपकी पोजीशन मुस्तहकम होती है, इसलिए कि आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व्स आ गए जो कि आपने पहले टारगेट नहीं किए थे, और IMF की छतरी के बाद तो पैसों का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। एक तो ये तस्वीर है जो बहुत अच्छी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये है कि ये आपने सऊदी अरेबिया के पास इमरजेंसी के तौर पर गए हैं ताकि आप ये मार्केट्स में ये बात साबित कर सकें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ख़राब नहीं होगी अगरचे IMF के प्रोग्राम में कोई डिले या सस्पेंशन होता वाला है। इस लिहाज से अब आपको देखना है कि क्या होगा।
तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि ये जो उजलत में हम कर रहे हैं, या हमने एक सपोर्ट मांगी है बरादर इस्लामी मुल्क से, तो क्या ये गैर यकीनियत का अंसर भी है हुकूमती हलकों में कि कहीं IMF प्रोग्राम जो है वो जो कंडीशंस हमसे डिमांड कर रहे हैं शायद वो इतनी सख्त हैं कि हम उनको मीट नहीं कर सकते और उसमें कुछ डिलेज आ सकते हैं? क्योंकि रिपोर्टेडली कहा यह जा रहा है कि हमने 1 साल का वक्त मांगा था उन कंडीशन से मुतालिक जो IMF हमसे डिमांड कर रहा था, लेकिन IMF ने इस पर एग्री नहीं किया है। तो क्या उसके बाद हम ये फोरकास्ट कर रहे हैं, फोरसी कर रहे हैं कि IMF जो है वो राजी नहीं होगा? ये जो जवाब है ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब को देना चाहिए। मार्केट में अभी तक कुछ अनसर्टनिटी है और अगरचे आज बहुत बेहतरी हमने देखी है, अगर कुछ दिन के बाद भी वाज़ेह नहीं होता है कि IMF प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है, तो फिर मार्केट में फिर से अनसर्टनिटी पैदा होने का खतरा मौजूद है। लिहाजा इस वक्त कुछ कहना मैं ये समझता हूँ कि नामुनासिब है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आए। आप ये देखिए कि इस साल हमारे जो एक्सटर्नल फाइनेंस की ज़रूरियात हैं वो बेतहाशा बढ़ गई हैं। खुदा न खास्ता हमारा तिजारती खसारा इस वक्त $13 अरब तक जा सकता है। दूसरी तरफ कर्जों की वापसी इस साल $9 अरब से ज़्यादा है। तो हमें $22 अरब की ज़रूरत है मुख्तलिफ सोर्सेस से कर्जे लेने की, और आपने पहले क्वार्टर में $3 अरब आपको मिले हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये $3 अरब भी अगर सऊदी अरेबिया से आ गए तो जब भी आपके पास तकरीबन $15-16 अरब की गैप रह जाता है, वो किस तरह पूरा होगा? बजट में तो यही कहा गया था कि मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया नहीं था। तो डॉक्टर साहब, जो प्लानिंग हमारी थी अभी तक चीज़ें उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, और जैसे आप फरमा रहे हैं कि हम पर एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट मैनिपुलेट हुआ है, डॉलर ऊपर गया, हमारे ऊपर जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, जो एक्सटर्नल बर्डन है वो बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिससे खदशा ये है कि वफाकी हुकूमत के रेवेन्यू तो सारे का सारा ये एक्सटर्नल प्रेशर को मीट करते हुए डेट पेमेंट्स देते हुए चला जाएगा, तो फिर हुकूमत की किटी में ये सोचने की बात है कि फिर पैसे कहाँ से आएंगे। तो सर, हमारे पास क्या सोर्सेज हैं अगर IMF जो है वो एग्री नहीं करता? तो देखिए, मैं नहीं चाहता कि आप इस मामले को बहुत आगे ले जाएं। देखिए, हमारा फर्ज यह है कि क्योंकि मैं गलती से एक वक्त वजीर खजाना भी रह चुका हूं, मैं मार्केट में किसी तरह से कोई परेशानी नहीं लाना चाहता हूं। देखिए, ये काम और फर्ज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का है। लेकिन इतना अरसा हो गया नेगोशिएशंस उन्होंने की, अभी तक हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। ये नामुनासिब है। उनको वाजे कर देना चाहिए कि क्या सिचुएशन है IMF के साथ, किन मसलों पर अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, उन्हें बताना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन आइदर केस परेशानी तो है। एक तरफ जहां मार्केट के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है, वहीं एक आम आदमी भी सोचने में मजबूर है कि वो कौन सी कंडीशंस है, और अगर IMF प्रोग्राम उसके मुताबिक एग्री हो जाता है और IMF की वो कंडीशंस मान ली जाती हैं, तो फिर एक आम आदमी के ऊपर कितना प्रेशर बढ़ेगा? क्योंकि जो कटौतियां करने को कहा जा रहा है, एक्सपेंसेस कम करने को कहा जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाने का कहा जा रहा है, तो उसके बाद आप एक कॉमनर पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या देख रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने एक बात बड़ी मुनासिब कही। दोनों रास्ते जो हैं, विथ या विदाउट IMF, सख्त रास्ते हैं। इस तरह अंग्रेजी में मैंने पिछले किसी एक प्रोग्राम में कहा था, अनफॉर्चुनेटली वी आर बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। आपको तो अंदाजा हो गया होगा कि डेविल कौन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह के हमें बताया गया है, जो खबरें रिलीज हुई हैं अभी तक IMF नेगोशिएशंस के बाद, आप ये कह रहे हैं IMF के आप 500 अरब का एडिशनल टैक्सेशन करें, पेट्रोल की कीमतों में 17% सेल्स टैक्स और 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी वापस लाएं, डेवलपमेंट के अखराजात में 250 से 300 अरब कमी करें, पूरे तौर पर जो तकरीबन 5 रुपए आपको इजाफा करना था बिजली के निर्ख में, वो आप करें, और इसके अलावा बहुत सी और चीजें हैं। ये तो बहुत ही सख्त
कंडीशंस डाले जा रहे हैं। पिछले प्रोग्राम में तो बहुत ही अच्छी तरह से चीजें चली और हमें 15 वेवर्स मिले। इस मर्तबा क्या वजह है कि IMF इतनी सख्ती से पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है? ये भी सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर हफीज पाशा हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वजीर खजाना, माहिर इक्तिसादी अमूर। वो कह रहे हैं कि दोनों सूरतों के अंदर ये दोधारी तलवार है। अगर IMF राजी हो जाता है, किस्त जारी हो जाती तो तब भी एक मुश्किल है, नहीं होता तो उसके बाद एक और दोहरा अजाब है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तज़हीक का जवाब कारकर्दगी से कैसे दिया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ गुज़श्ता शब शाहीनों ने कीवीज को खूब दबोचा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैदान सजा तो शाहीनों ने क्रिकेट के तमाम फील्ड्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। कल का दिन ना सिर्फ न्यूजीलैंड को सिक्योरिटी फराहम करने और पाकिस्तान की तज़हीक का जवाब देने का दिन था, बल्कि इसी मैच के दौरान हारिस रऊफ ने अपने तज़हीक का भी खूब जवाब दिया। अपने ऊपर आने वाले तमाम तर एलिगेशंस, जो क्रिटिक उन पर हो रही थी, उसको रिस्पॉन्ड किया, जिन्होंने कीवी बल्लेबाजों को ऐसे अंदाज में आन दबोचा कि उनके लिए जान छुड़ाने का मौका तक नहीं था। इस मैच के दौरान आसिफ अली ने शानदार इनिंग्स खेलकर नाकिदीन की ज़बानें बंद करा दी। उन्होंने अपनी भी तज़हीक का जवाब बेहतरीन कारकर्दगी से दिया है। इसी शानदार कारकर्दगी की बदौलत हारिस रऊफ 50वें नंबर से लंबी जस्ट लगाते हुए 17वें नंबर पर पहुंच गए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी भी 23वें नंबर से 12वें नंबर पर आन पहुंचे। कल के मैच में आसिफ अली और हारिस सुहेल ने तज़हीक के जवाब में कारकर्दगी दिखाई। नाकिरीन ने सोशल मीडिया पर माफियों के तलबगार दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान कौमी टीवी चैनल पर एक और कौमी हीरो की तज़हीक की जा रही थी। टीवी मेजबान डॉक्टर नोमान नियाज को शाहीनों की कारकर्दगी पर शुएब अख्तर का तबसरा नागवार गुजरा, तो मेजबान ने रावलपिंडी एक्सप्रेस से हतक आमेज रवैया इख्तियार किया। उनकी तरफ से क्या रवैया रखा गया, जरा उसकी एक झलक रखते हैं। Players development program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to. Okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Lot of apologies, guys. A lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning it. Thank you very much. So now we see Asif Ali scoring 27 and 12 balls with 1-4 and. रावलपिंडी एक्सप्रेस हैं, कौमी स्टार हैं शुएब अख्तर। उनके साथ जिस तरह का रवैया मेज़बान डॉक्टर नोमान नियाज की तरफ से रवा रखा गया, उन्होंने लाइव प्रोग्राम में उनको प्रोग्राम छोड़ने का कहा। उसके बाद शुएब अख्तर ने जो कुछ कहा, इस तज़हीक के बावजूद रावलपिंडी एक्सप्रेस ने मामलात को संभालने की कोशिश की। बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टार्स के बीच अपनी तज़हीक को मुल्क की खातिर भूलने की भी कोशिश की उन्होंने। गेम ऑन है शुएब साहब जी। कब से जानते हैं आप मुझे? कितने साल हो गए? About 29 years. कितनी दफा जो है हमारा शुगर लगता है आपस में and people start taking यार बड़े अरसे से जानते हैं लेकिन जान नहीं सके। and people start taking it seriously. पोस्टर शोस्टर बन गए। We were just messing around. Let them know that we're just messing around. I just always pull your leg, and you have to pull my leg back, right? This is how it works, and the people must be thinking that they're making memes out of this. अब कौमी हीरो शुएब अख्तर ने बाद अज़ान नेशनल टीवी शो के पैनल से इस्तीफा दिया और वीडियो पैगाम में टीवी मेज़बान की तज़हीक आमेज़ रवैये पर दुख का इजहार भी किया। शुएब अख्तर की जानिब से क्या वीडियो पैगाम दिया गया, इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जरा वो भी आपके साथ। प्लेजेंट एक इंसिडेंट हो गया पीटीवी पे, जहाँ पे नोमान नियाज वाज बीइंग ऑब्नॉक्शियस और उन्होंने मुझे आस्क्ड मी टू लीव फॉर नो राइम रीजन। आई डोंट नो व्हाई ही सेड दैट, और क्यों उन्होंने कहा ऐसा ये तो मुझे नहीं पता। फिर ब्रेक पे चले गए और नेशनल टीवी पे नेशनल स्टार को उन्होंने अब्रप्टली इंसल्ट करके उन्होंने साइड पे कर दिया मुझे। सो मैंने ट्राई टू पैच इट अप विद नोमान ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट ही डिडंट से सॉरी टू मी, और फिर मैंने यही समझा कि आई शुड रिजाइन इट।
सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। डॉक्टर नुमान नियाज से अपॉलॉजी कराने का भी कहा जा रहा है, लेकिन मामला शायद इससे बहुत ज़्यादा आगे का है। वजारत इत्तलात ने इस पर इंटरवीन किया है, लेकिन अभी तक पीटीवी मैनेजमेंट की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कि फॉरेनर क्रिकेटर्स वहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी हमारे स्टार क्रिकेटर को, सुपरस्टार को इस तरह से ह्यूमिलिएट क्यों किया गया है। इस पर सवाल तो बनता है और उम्मीद करते हैं कि पीटीवी सीनियर मैनेजमेंट इस पर जल्द अज जल्द कोई एक्शन भी लेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल।